रीना का अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उठ ही नहीं पाएगी। बेरहमों ने कीमत से कई गुना ज़्यादा वसूल लिया था उससे। वो तो एक के साथ आई थी, पर उसने अपने एक और साथी को बुला लिया था। फिर वो दोनों टूट पड़े थे उस पर, जानवरों की तरह। वो दर्द से कराती रही, पर उन लोगों ने तभी छोड़ा जब उनकी हसरत पूरी हो। रीना ने दूसरे आदमी को मना भी किया था, पर नोट फेंककर उसे मजबूर कर दिया गया था। ये कमबख्त नोट भी कितना मजबूर कर देते हैं। जहाँ रीना लाश की तरह पड़ी थी, वो एक खंडरनुमा घर था जो शहर से अलग था। वो किसी तरह उठी, उसने अपनी साड़ी को ठीक किया और ग्राहकों के फेंके 100-100 रुपए के नोटों को ब्लाउज में खोंसकर खंडर से बाहर निकल आई। वो सुनसान इलाका था। दूर पगडंडी से रास्ते कुछ लोग जा रहे थे। रीना से चला नहीं जा रहा था। अब समस्या थी कि घर जाए तो कैसे। वो ग्राहक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आई थी। उसे बूढ़ी सास की चिंता थी कि बेचारी उसका इंतज़ार कर रही होगी। वो जाएगी तब खाना बनेगा और तब दोनों खाएंगी। रीना भी क्या करती, शौक से तो नहीं आई थी इस धंधे में। उसके पति ने उसे तन्हा छोड़ दिया था। काश उसकी शादी रवि से हुई होती। रवि कितना अच्छा लड़का था। वो उससे प्यार करता था। वो यादों के गलियारे में भटकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रीना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गरीबी की वजह से उसे 10वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ बस स्टैंड पर ठेला लगाकर फल बेचा करती थी। घर संभालना, सब्जी बाजार से सब्जी लाना और किराने की दुकान से राशन लाना रीना की जिम्मेदारी थी। वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। साइकिल पकड़ती और निकल पड़ती। लोग उसे लड़की नहीं लड़का कहते थे। एक दिन रीना सब्जी बाजार से सब्जी खरीदकर साइकिल से आ रही थी कि मोड़ के पास अचानक एक मोटरसाइकिल से टकरा कर गिर गई। मोटरसाइकिल वाला बेहद खूबसूरत नौजवान था। उसके बाल घुंघराले थे। उसने आंखों में धूप का रंगीन चश्मा पहन रखा था। उसने तुरंत मोटरसाइकिल खड़ी की और रीना को उठाने लगा और बोला, माफ़ करना, मेरी वजह से आप गिर गई। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने ही अचानक साइकिल मोड़ दी। रीना बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। रीना उठकर साइकिल उठाने लगी, पर उस नौजवान ने खुद साइकिल उठाकर खड़ी कर दी। वो नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और स्टार्ट करके बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रीना। और आपका? रवि। अच्छा, चलता हूँ। इस घटना के 4 दिन बाद फिर दोनों की सब्जी बाजार में मुलाकात हो गई। अरे रीना जी, आप? रवि चहका, सब्जी ले रही हो? हाँ, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी खरीदने आती हूँ। आप भी आते हैं? नहीं, सच कहूँ तो मैं ये सोचकर आया था कि शायद आपसे फिर मुलाकात हो जाए। कहकर रवि मुस्कुराने लगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरे साथ चाय पी सकती हैं? चाय तो पीऊँगी, लेकिन यहाँ नहीं। कभी मेरे घर आइए, वहीं पियेंगे। कहकर रीना ने उसे अपने घर का पता दे दिया। रीना आज सुबह से रवि का इंतज़ार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि रवि ज़रूर आएगा। वो घर पर अकेली थी। उसकी माँ ठेला लेकर जा चुकी थी। तभी मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ आई। वो दौड़कर बाहर आ गई। रवि को देखकर उसका मन खिल उठा। आइए, आइए ना। रवि ने रीना की झोंपड़ी जैसे कच्चे मकान को गौर से देखा और फिर अंदर दाखिल हो गया। रीना ने बैठने के लिए लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी आगे बढ़ा दी और चाय बनाने के लिए चूल्हा फूंकने लगी। रहने दो, क्यों तकलीफ़ करती हो? चाय तो आपके साथ कुछ पल बिताने का बहाना है। आइए, पास बैठिए, कुछ बातें करते हैं। रीना को रवि का ऐसा कहना बहुत अच्छा लगा और वो रवि के करीब जाकर बैठ गई। रवि ने बिना किसी मिलावट की अपनी बात रखी। रीना, तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई हो और मेरे ख्याल से तुम भी मुझे पसंद करती हो। लेकिन एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? रीना ने नज़रें उठाकर रवि की ओर देखा तो उसकी आंखों में उसे पूरी ईमानदारी नज़र आई और उसने फिर से नज़रें झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। एक दूसरे की सहमति पाकर दोनों की खुशी दिल में ही नहीं, चेहरे पर भी झलक रही थी। रवि के पिता सरकारी नौकर थे।
घर में माँ, दादी और बहन से भरा पूरा परिवार था। वो एक दलित नौजवान था और रीना पिछड़े तबके से ताल्लुक़ रखती थी, पर जिन्हें प्यार हो जाता है वो जाति धर्म नहीं देखते। इस बात की खबर जब रीना की माँ को हुई तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। दोनों के बीच जाति की दीवार खड़ी हो गई। रीना का घर से निकलना बंद कर दिया। रीना के मामा जी को बुला लिया गया और रीना की शादी बीड़ी कारखाने के मुनीम शाम से कर दी गई। रीना की शादी होने की खबर जब रवि को हुई तो वो तड़प कर रह गया। उसे अफसोस इस बात का हो रहा था कि दोनों भागकर शादी नहीं कर पाए। सुहागरात को न चाहते हुए भी रीना को अपने पति का इंतज़ार करना पड़ रहा था। उसका छोटा परिवार था, पति और उसकी दादी माँ। माँ बाप किसी हादसे का शिकार होकर गुजर गए थे। शाम आया तो शराब की बदबू से रीना को घुटन होने लगी, पर शाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आते ही उसने रीना को ऐसे दबोच लिया मानो वो शेर और रीना बकरी। रीना सिसकने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उस की सुहागरात नहीं बल्कि एक वहशी दरिंदे की हवस का शिकार हो गई हो। सुबह दादी के अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि रीना के साथ क्या हुआ है। उसने रीना को हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। शाम आदत से लाचार है पर दिल का बुरा नहीं है। रीना को दादी माँ की बातों से थोड़ी राहत मिली। एक दिन शाम काम से लौटा तो हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत था। उसने आते ही रीना को मारना पीटना शुरू कर दिया। बेहया, तूने मुझे धोखा दिया है। शादी से पहले तेरा किसी के साथ नाजायज़ संबंध था। नहीं नहीं, रीना रोने लगी, ये झूठ है। तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे सब पता चल गया है, कहकर वो रीना पर लाते बरसाने लगा। वो तो शायद आज उसे मार ही डालता अगर बीच में दादी ना आई होती। शाम, तू पागल हो गया क्या? क्यों बहू को मार रहा है? दादी, शादी से पहले इसका किसी के साथ नाजायज़ संबंध था। चुप कर, दादी माँ ने कहा तो शाम खिसिया कर वहाँ से चला गया। बहू, ये शाम क्या कह रहा था कि तुम्हारा किसी के साथ? नहीं दादी माँ, ये सब झूठ है। ये बात सच है कि मैं किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मेरा विश्वास करो दादी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जानती हूँ बहू, तुम गलत नहीं हो। समय आने पर शाम भी समझ जाएगा। और एक दिन ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शाम ने दूसरी शादी कर ली और अलग जगह रहने लगा था। शाम की कमाई से किसी तरह घर खर्च चल रहा था। उसके जाने के बाद घर में भुखमरी छा गई। रीना मायके में कभी काम पर नहीं गई थी। ससुराल में किसके साथ जाती, कहाँ जाती? घर का राशन ख़त्म हो गया था। दादी के कहने पर रीना राशन लाने मोहल्ले के लाला के किराने की दुकान पर पहुंच गई। लाला ने चश्मा लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर उसकी ललचाई आंखें रीना की उभारों पर जा टिकी। मुझे कुछ राशन चाहिए, दादी ने भेजा है। रीना को कहने में संकोच हो रहा था। मिल जाएगा, आखिर हम दुकान खोलकर बैठे क्यों हैं? पैसे लाई हो? रीना चुप हो गई। मुझे पता था कि तुम उधार मांगोगी। अपना भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। उधारी दूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा? वैसे भी तुम्हारे पति ने पहले का उधार नहीं दिया है, अब और उधार कैसे दूं? रीना निराश होकर जाने लगी। सुनो। जी लाला जी, एक शर्त पर राशन मिल सकता है। बोलो लाला जी, क्या शर्त है? अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। लाला, रीना बिफरी, पागल हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? लाला को भी गुस्सा आ गया। निकलो यहाँ से, पैसे लेकर आते नहीं हैं, उधारी में चाहिए। जाओ कहीं और से ले लो। रीना को खाली हाथ देखकर दादी ने पूछा, क्यों बहू, लाला ने राशन नहीं दिया? नहीं दादी, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है बहू, घर में कुछ तो होगा, ले आओ। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। रीना तड़प उठी। मन ही मन रीना ने एक फ़ैसला लिया और दादी से बोली, दादी मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, शायद इस बार लाला राशन दे दे। लाला, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना, अपनी इच्छा पूरी कर लो और मुझे राशन दे दे। लाला के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। ये हुई ना बात। लाला उसे दुकान के पिछवाड़े ले गया और अपनी हवस मिटाकर उसे कुछ राशन दे दिया।
इसके बाद रीना को जब भी राशन की ज़रूरत होती वो लाला के पास पहुंच जाती। एक दिन हमेशा की तरह रीना लाला की दुकान पर पहुंची, पर लाला की जगह उसके बेटे को देखकर ठिठक गई। क्या हुआ, अंदर आ जाओ। लाला जी नहीं है क्या? पिताजी नहीं हैं तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना। तुम्हें राशन चाहिए और मुझे उसका दाम। इसका मतलब मुझे सब पता है, कहकर शीला को दुकान के पिछवाड़े में जाने का इशारा किया। अब तो आए दिन दोनों बाप बेटे रीना के शरीर से खेलने लगे। इसकी खबर रीना के मोहल्ले में एक लड़के को हुई तो वो उसके पीछे पड़ गया। रीना बोली, पैसे दे तो तेरी इच्छा भी पूरी कर दूं। यहीं से रीना ने अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह वो कई लोगों के साथ सोकर दाम वसूल कर चुकी थी। उसकी दादी को इस बात की खबर थी, पर वो बूढ़ी जान भी क्या करती। रीना अब यादों से बाहर आ गई थी। दर्द सहते, लंगड़ाते वो भीड़ भाड़ वाले इलाके तक आ गई थी। उसने रिक्शा रोका और बैठ गई अपने घर की तरफ जाने के लिए। एक दिन शाम की तरह चौक में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रही थी कि तभी उसे किसी ने पुकारा, रीना। रीना ग्राहक समझकर पलटी, लेकिन सामने रवि को देखकर हैरान रह गई। वो अपनी मोटरसाइकिल पर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रवि ने पूछा। रीना हड़बड़ा गई। मैं अपनी सहेली का इंतज़ार कर रही थी। रीना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ नहीं, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, वहीं बात करेंगे। रीना रवि के साथ नज़दीक के एक रेस्टोरेंट में चली गई। रीना, रवि ने बात की शुरुआत की। मैंने तुमसे शादी के लिए अपने माँ बाप को मना लिया था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों की नापसंद के चलते हम एक होने से रह गए। रवि, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों के बीच जाति की एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। वैसे तुम खुश तो हो ना? क्या करता है तुम्हारा पति? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? रीना थोड़ी देर चुप रही, फिर सिसकने लगी। रवि, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। रीना ने अपनी आप बीती सुना दी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, रवि ने कहा। तुम अपनी सुनाओ, शादी किससे की? कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं, मैंने अब तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़की नहीं मिली। रीना एक बार फिर तड़प उठी। रीना, मेरी ज़िंदगी में अभी भी जगह खाली है। क्या तुम मेरी पत्नी? नहीं रवि, ये मुमकिन नहीं है। मैं पहले वाली रीना नहीं रही। मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। मेरा दामन मैला हो चुका है। मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस गलत राह पर चल रही हो, पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें हालात ने इस रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया है। तुम चाहो तो इस राह को अभी भी छोड़ सकती हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम सोच समझकर जवाब देना। इसके बाद रवि ने चाय के पैसे काउंटर पर जमा कर दिए और बाहर आ गया। रीना भी रवि के पीछे हो ली। रवि ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगी, कहकर रवि आगे बढ़ गया। रीना के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वक्त उसे दलदल से निकलने का एक और मौका देगा। अभी रीना आगे बढ़ी ही थी कि एक नौजवान ने उसके सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। चलेगी क्या? हट पीछे, नहीं तो चप्पल उतार कर मारूंगी। रीना गुस्से से बोली और इटलाती इतराती अपने घर की तरफ बढ़ गई।